हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दे अड्डा में। और मैं सिकर्ष चांद एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता भी है कि हम लोग इस समय क्लास 10th के टॉपिक्स पर जो पोयम के टॉपिक है उन पर डिटेल में बातचीत कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग की जो क्लास 10th का पेपर यूपी बोर्ड का होता है उसमें पोयम सेक्शन यानी पोएट्री पार्ट कितने मार्क्स का आता है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो लोग वीडियो को जरूर देख लीजिए चैनल पर जाकर के। और आज के नए वीडियो पे आपका स्वागत है और देखते हैं आज नया वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में कि आज का जो टॉपिक है वो डस्ट ऑफ स्नो, जो आपकी पहली पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। पूरा डिटेल में इस चैप्टर में बातचीत करेंगे, कविता को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए पोयम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कविता का अर्थ समझ लीजिए। पोयम का मतलब ये कि मैंने आपको कल के दिन बताया था कि आपको पोयम से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरी पोयम ऐसे पढ़ने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पोयम को कि जो आपकी जो आज की पोयम है, इस पोयम का बेसिकली नाम क्या है सभी बच्चों को पता होगा। एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। और थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, एक मिनट हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हाँ, तो आपका जो पहली पोयम है इसका नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हम इसको बर्फ के कण बोल सकते हैं, क्योंकि जो वास्तविकता में बर्फ होती है, जैसे आपने देखा होगा आप लोग फ्रीजर में बर्फ जमाते हो तो बड़े बड़े सॉलिड के फॉर्म में होती है, कण के रूप में नहीं होती है। और लेकिन जो पहाड़ी इलाकों पे जाओगे जहाँ पे बर्फबारी होती है वो आप जैसे छोटे छोटे रुई के टुकड़े होते हैं ना, वैसे वैसे छोटी छोटी बारिश होती है रुई की, बर्फ की, जो रुई के समान होती है। तो वही है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यहाँ पर बर्फ के कणों से है। इस पोयम को लिखा है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जिनकी इमेज मैं आपको दिखा सकता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट हैं जो अमेरिका के हैं और बहुत अच्छे पोएट हैं। इन्होंने हर एक क्लास में अपनी पोएम्स को जरूर लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पुरानी बातों पे ले जाऊं तो लास्ट ईयर आपने क्लास 9th में एक पोएम पढ़ी थी, याद करिए कोई पोएम का नाम आपको याद आ रहा होगा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। जिन बच्चों को पोएम का नाम याद आया वो बच्चे कमेंट जरूर करें कि हाँ वो क्लास 9th की पोएम है। अगर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलोगे, मैंने आपसे क्वेश्चन किया ना क्लास 9th में कौन सी पोएम आपने पढ़ी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, अगर आपको पता है तो आप उसका नाम लिखिए ना, नाम लिखने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। चलिए अगर नहीं याद है तो बच्चे वो सुन लीजिए कि वो जो पोयम थी उसका नाम था द रोड नॉट टेकन। आपको याद होगा कि 2 सड़कें हुआ करती थी और दोनों अलग अलग रास्तों पे हमको ले जाती थी। क्लास 9th की पहली पोयम है, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा उनको याद भी होगा। चलिए क्लास 9th और 10th में आपने बहुत अच्छे से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सुन लिया। अब क्लास 10th का जो पहला टॉपिक है पोयम को, उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। वहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पहली पोयम को लिखा डस्ट ऑफ स्नो के फॉर्म में। और क्लास 10th में ही एक पोयम और है जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फेमस आदमी है तो थोड़ा सा और सुन लो। ये एक फेमस अमेरिकन पोएट है जो नेचर पे लिखते हैं। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ही वॉज अ फेमस अमेरिकन नेचुरल पोएट, क्योंकि जब हम लोग सेंटर आइडिया लिखते हैं तो वहां पर हम लोग एक लाइन जोड़ते हैं अबाउट द पोएट के बारे में कि कविता के जो कवि हैं उसने क्या, उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो वहां पे आप एक लाइन जोड़ सकते हो कि ही वॉज अ फेमस अमेरिकन नेचुरल पोएट, वो एक अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृतिक कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास 10th में आपको इनकी 2 पोएम पढ़नी। पहली पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी पोएम का नाम है फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और फायर एंड आइस इसका जस्ट आगे वाली पोएम है, दूसरी पोएम है। लगातार 2 पोएमों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, क्लास 10th की 2 पोएम है। अब ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है वो एक शॉर्ट, सिंपल और इंस्पायर्ड पोएम है। शॉर्ट का मतलब बेटा छोटी, सिंपल का मतलब आसान और इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरणादायी कविता है। आप हर एक पॉइंट को अगर लाइन वाइज लिखते हुए चलोगे, अपना नोट्स कंप्लीट करते हुए चलोगे तो आप बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं उनको जरूर पढ़ते हुए लिखते हुए चलिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सारा का सारा नॉर्मल एकदम। चलिए अब जब यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात और सुनो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो ये पोयम लिखी है, जिसको हम लोगों ने बोला ना कि ये एक सिंपल, शॉर्ट और इंस्पायर्ड पोयम है, जितनी शॉर्ट और सिंपल पोयम यहाँ पर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उन्होंने पूरा बदला क्लास 12 में ले लिया है। क्लास 12 में उन्होंने एक पोयम लिखी जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। बच्चे उस पोयम को पढ़कर के रोते हैं क्योंकि बड़ी पोयम है, लेंथी पोयम है, समझने में डिफिकल्ट है, वर्ड भी थोड़े से कठिन है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे वर्ड बड़े आसान है जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम है। तो क्लास 12th में जब आप पहुंचोगे ना तो आपको ये पोयम पढ़नी पड़ेगी। और चौथी पोयम है, क्लास 12th में 5 पोयम है, 5 में से चौथी पोयम है रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम है ये सुपर स्टेशन के बारे में बताती है। अब बात आती है सुपर स्टेशन होता क्या है। आपके लिए नया शब्द हो सकता है कि कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चों को ना पता हो। सुपर स्टेशन का मतलब होता है अंधविश्वास।
अब अंधविश्वास को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि सपोज करो रास्ते में बिल्ली आ गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब लोग क्या करते हैं, चलना बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ अपशगुन हो जाएगा। और दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप किसी मरे हुए आदमी को याद करो तो आदमी बोलता है कि कुछ मतलब इस तरह के अंधविश्वास अपने समाज में फैले हुए हैं जिनको सुपरस्टिशन बोलते हैं, और ये कविता उसी अंधविश्वास को तोड़ती खत्म करती है। अब क्या हुआ एग्जैक्टली इस पोयम में, जब आप पोयम को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है शूक। बेटा पेंसिल लो और पेंसिल से अंडरलाइन करो अपनी बुक पे और लिखते हुए चलो कि जो शूक वर्ड है ना, ये शेक की सेकंड फॉर्म है, SHAKE शेक। शेक एक वर्ड होता है, शेक का मतलब होता है हिलाना, शेक की सेकंड फॉर्म हो गई शूक। द वे आ क्रो यानी रास्ते पर एक कौवा, शूक डाउन ऑन मी जिसने हिला करके गिरा दिया है, द डस्ट ऑफ स्नो धूल के बर्फ के कुछ कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे के पेड़ से। इस समय पोएट का मन एकदम उदास है, चिंतित है, व्याकुल है, लेकिन अचानक से जब पोएट निकलते हैं तो पोएट के ऊपर एक कौवे ने रास्ते पर पेड़ से कुछ बर्फ के कणों को हिला करके गिरा दिया। अब जैसे इतना काम हुआ तो पोएट का हृदय एकदम परिवर्तित हो जाता है, मन एकदम बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है, लिखा हुआ हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ बोट। इतना होने पर उसका जो मन था वो पूरी तरीके से बदल गया, एंड सेव्ड, और उसी घटना ने, वो जो छोटा सा इवेंट था ना बर्फ के गिरने का, उस छोटी सी घटना ने, उस छोटे से इवेंट ने सेव्ड बचा लिया सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मेरे दिन के उस कुछ हिस्से को, आई हैड र्यूड जिससे मैं उदास था, जिससे मैं व्याकुल था, जिससे मैं चिंतित था। अब आपने पोयम को पढ़ लिया, पोयम को पढ़ने के बाद आपको 2-3 बातें याद रखनी है। यहाँ पर ये जो क्रो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, कौवे के लिए आया है। और कौवा जाहिर तौर पर आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी को दिखाता है, नकारात्मकता को दिखाता है। तो जो कौवा है यहाँ पर हमारे लिए अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़ होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए निगेटिविटी को दिखाता है, और वो भी क्या है, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों शब्दों ने क्या किया है, अंधविश्वास को जोड़ा है, और दोनों शब्दों के होने के बाद भी पोएट का दिन क्या हुआ, अच्छा हो गया। यानी अंधविश्वास के होने के बावजूद भी आपका दिन अच्छा हुआ। अब अगर बिल्ली रास्ता काट गई और फिर भी आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो मतलब वहां से आपका अंधविश्वास खत्म हो रहा है। वही एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों अंधविश्वास के प्रतीक हैं, लेकिन फिर भी कविता में जो कवि है उसका एक दिन विशेष बच जाता है। क्या बचता है, उसने अपने दिन को बचा लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पोयम समझ में आई होगी। कुछ नहीं, बस आपको केवल इस पोयम के भाव समझना है, अर्थ समझना है। अब इस पोयम से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर आपको मैं राइमिंग स्कीम बताऊंगा, आप इसको राइमिंग स्कीम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो उन सारी चीजों का इंतजार करिए। अभी सिर्फ आपको पोयम का समरी पढ़ना है, समरी समझना है। जब आप समरी को समझ लोगे, पढ़ लोगे, तब हम लोग आगे अगली बातों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय, और मन लगा करके वीडियो को देखो, मन लगा करके पढ़ो, ताकि आपके धीरे धीरे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएं। आपको पोयम से डर ना लगे। बेटा 8 नंबर की पोयम है, 8 नंबर कैसे आएंगे मैंने आपको कल बताया था। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ठीक ठाक तरीके से कर लोगे, और पोयम को 3 नंबर का जो पोयम आना उसको याद करके लिख लोगे, और सेंटर लिखने का तरीका सीख जाओगे, तब बेटा 8 में 8 पूरे आएंगे। और अगर आपने अच्छे से मेहनत कर डाली तो हम आपको 70 में 70 मार्क्स का पेपर फंसा करके देंगे। और 70 में 70 में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी तो 70 में आपके 65 प्लस तो आने ही आने हैं। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि पेपर के लास्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमारा कितना पढ़ाया हुआ आपके पेपर में आया हुआ है। सारी बातें आपको यहीं पर मिलेंगी। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे जुड़े रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।